हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे। दोस्तों, 10 इयर्स प्रीलिम्स PYQ सीरीज में आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में अब हम अगले भाग की तरफ आ चुके हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है, इससे आपका जो यूपीएससी का जो आप पूरा पेपर देखेंगे IAS के लिए, CSC के लिए, उसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, मोर देन हंड्रेड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो लंबी सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ और प्रश्नों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देख करके उसका आंसर बताना है। आंसर के लिए ओनली A, B, C या फिर D का प्रयोग करना है। और जब हम व्याख्या कर रहे होंगे तो उस व्याख्या के दौरान आप चाहें तो अपने रिप्लाई अपने सपोर्ट में भेज सकते हैं। चलिए, सेशन में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि 2025 की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से आपने 2025 की तैयारी सेल्फ स्टडी इत्यादि से करी है, किसी बैच से आप एनरोल नहीं हुए हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ दे सकते हैं, शेष बचे हुए कम से कम समय में। इसमें आपको लाइव क्लासेस ओनली विच आर डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स के लिए खास तौर से डेडिकेटेड हैं, वो क्लासेस आपको मिलेंगी। इनका आपको इन्हीं जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे डेली, इन टॉपिक्स पे बेस पर डेली आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे और आप इसको अटेम्प्ट करके अपना जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको मजबूत कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये टेस्ट की भांति होगा और इस टेस्ट में ये जो विंडो 50 क्वेश्चंस की है ये 24 आवर्स के लिए ही ओपन रहेगी एंड 1 टाइम के लिए ओपन रहेगी, यानी 24 घंटे में सिर्फ एक बार आप इसे ओपन कर सकते हैं। जब आप तैयार हों कि हमने जो पढ़ा है आज उसका हम टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, उस समय खोलिएगा। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग मोड में भी देखे जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी आप बाद में देख सकते हो अगर आप जॉब वगैरह करते हो। तीसरी बात यह है कि आपको इस पे आधारित जो है आगे टेस्ट भी मिलेंगे। टेस्ट में आपको सिमुलेटेड टेस्ट, इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट, दोनों तरीके के टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और ये दोनों तरीके के टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ PDF के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए 2025 के इस बैच के साथ जुड़ जाइए। P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं 2026 के लिए तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस फाउंडेशन बैच में। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें और मात्र 28,999 में 25 नवंबर से शुरू होने वाले इस बैच से जुड़े। लॉन्ग टर्म बैच में 2027-2028 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्टिकुलरली आपको ये ऑफर्स अवेलेबल रहेंगे। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके 25 नवंबर के सुबह 8 बजे वाले बैच में आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपके एक और चीज बता दें, अगर आप किसी प्रकार से बुक परचेज करना चाहते हैं तो सभी प्रकार की बुक्स अलग अलग सेक्शंस में मौजूद हैं, सब में आप विरद लाइव कोड लगा सकते हैं। विरद लाइव कोड तो भैया कहीं लिख लो, नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है। पहला प्रश्न आपके पटल पर आ चुका है, अब ध्यान से पढ़िए, अब किसी प्रकार की बातचीत नहीं होनी चाहिए। 2015 में एक प्रश्न पूछा गया जिसमें कहा गया कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है या हैं। अब रॉलेट सत्याग्रह की यहां पर बात हुई है। रॉलेट सत्याग्रह कब हो रहा है, रॉलेट अधिनियम जो है वो कब आ रहा है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह जो है कब हो रहा है ये बताइए। रॉलेट सत्याग्रह हो रहा है 1919 में, 1919 में हो रहा है रॉलेट सत्याग्रह, ये 1919 में। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, पहला कह रहे हैं रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। देखिए, रॉलेट अधिनियम जो है वो रॉलेट कमीशन जो आया था, रॉलेट कमीशन, उसके सजेशंस जो हैं, उसके सुझाव जो हैं, उसकी सिफारिशें जो हैं उस पर आधारित था। रॉलेट कमेटी बनाई गई थी, रॉलेट कमीशन नहीं, मुझे रॉलेट कमेटी लिखनी चाहिए, कमेटी, इस कमेटी के सुझाव पर बनाया गया था। इस कमेटी को सेडिशन कमेटी भी कहा जाता है, यानी कि देशद्रोह जो समिति है, राजद्रोह जो समिति है, राजद्रोह समिति के तौर पर भी इसको जाना जाता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली करेक्ट, पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर कह रहे हैं रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। अब देखिए, रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था, यह बात बिल्कुल सही है। उस समय रॉलेट अधिनियम पे आने पर, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था, इसका विरोध करना
ये गांधी जी ने अपना कर्तव्य समझा और इसके विरोध के स्वरूप रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ। इसमें बहुत सारे आगे दूसरे आंदोलनों का भी मर्ज होना शुरू होता है। आपको मालूम है कि 1919 में आगे चल करके जो आंदोलन चलाए गए, जिसमें खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, उसका स्वरूप भी शामिल हुआ। फिर और उन्होंने, आपको मालूम है कि गांधी जी ने 1920 में इन सब कारणों को मिला जुला करके एक राष्ट्रव्यापी फिर आंदोलन चलाया। तो रॉलेट सत्याग्रह में होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास गांधी जी ने किया था, यह बात भी सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। फिर कह रहे हैं साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए थे। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि साइमन कमीशन कब हुआ। साइमन कमीशन कब हुआ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी से बताएं। साइमन कमीशन कब हुआ, ये आप मुझे जल्दी से बताएं। देखिए, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध अगर प्रदर्शन देख रहे हैं तो वो तो आपको साइमन कमीशन तो 1927 में देखने को मिलेगा, ये तो 1919 की बात है। तो ये स्टेटमेंट कहीं दूर दूर से सही नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? तो ये नहीं हो सकता है। 1927-28 का समय दिया होता तो फिर यहाँ पे काम चल जाता। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। दैट इज वाई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही है केवल पहला और दूसरा, हेंस द आंसर इज ओनली ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या स्टेटमेंट्स हैं, उन पर विचार करना है। 2015 का ये प्रश्न है और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की यहां पर बात करी गई है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस का ही एक स्वरूप है जो बाद में एक सोशलिस्ट विचारधारा के साथ कार्य करना शुरू करती है। हालांकि बाद में ऐसा प्रदर्शित ना हो कि कांग्रेस से पृथक ये संस्था है, तो कांग्रेस ने इसको अपना एक सहयोग दिया था। तो अब आपको बताना है कि सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में क्या सही है, जल्दी से बताना है। कह रहे हैं इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन यानी इवेजन की वकालत की थी। यानी कि अपवंचन मतलब वंचित कर देना किसी चीज से, वो चीज। तो इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत करी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी डेफिनेटली, आप इसका टाइम पीरियड अगर याद रखें तो इट्स अबाउट 1934, 1934 के आसपास का ये आपको हिस्सा ध्यान रखना है जब इसका गठन किया गया है। ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इनका जो विचार है बेसिकली वो फेवियनवाद की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? फेवियनवाद की तरफ। फेवियनवाद जो है, फेवियनवाद ये एक तरीके से एक सोशलिस्ट मूवमेंट है इंग्लैंड का। इसके अलावा अगर हम सोशलिस्ट पार्टी के विचारकों का समर्थन देखें तो लेनिनवाद, मार्क्सवाद जो है उस पर आपको समर्थन देखने को मिलता है। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वो वकालत कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी वकालत करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। फिर कह रहे हैं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, तो इनका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व भी नहीं है, ये बराबर को लेकर के चलने की विचारधारा है। तो स्टेटमेंट भी सही नहीं है। अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत तो ये कभी करेंगे ही नहीं। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो फिर भी सही हो सकता था, लेकिन ये तो कतई नहीं से हो सकता, इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर डी, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर मार्च आयोजित किया था? देखिए, नमक कानून की बड़ी विशेषता रही कि इसमें कानून का विरोध किया जाएगा। कानून का विरोध, ब्रिटिश कानून जो बनाए गए हैं उस ब्रिटिश कानून का विरोध है, ब्रिटिश कानून का विरोध। ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जहां जहां पर तटीय हिस्से आपको देखने को मिल सकते हैं, समुद्र तटीय हिस्से हैं, वहां वहां पर खास तौर से नमक कानून जो है वो चलाए जाने की मांग रखी गई थी और चलाए भी गए थे। चाहे वो मद्रास की बात हो, चाहे वो बॉम्बे की बात हो, चाहे वो किसी और जगह की बात हो। जहां पर नहीं थे तटीय मैदान, वहां पर किसी दूसरे प्रकार के कानूनों को भी तोड़ने की बात कही गई थी। जैसे मध्य प्रांत में जंगल कानून तोड़ने की बात करी गई, वन कानून तोड़ने की बात करी गई, ऐसी चीजें चलाई गई थी। इसको शुरू नमक सत्याग्रह के तौर पे किया गया था। इसको कहते सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अब जिस जगह की बात करी जा रही है वो जगह कौन सी है? वो है तंजौर के तट पर मार्च की बात है, और अप्रैल 1930 में इसका आयोजन किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, सी राजगोपालाचारी या राजा जी भी उनको कहा जाता है कई जगहों पर, राजा जी सी राजगोपालाचारी, उन्होंने वेदारण्यम से एक तरीके से एक आंदोलन की शुरुआत करी थी। जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, वैसे वेदारण्यम मार्च किया था सी राजगोपालाचारी जी ने। सी राजगोपालाचारी जो हैं वो गांधी जी के प्रबल फॉलोवर्स में से एक माने जाते हैं, गांधी जी के अनुयायियों में से, प्रबल समर्थकों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी जी ही वो व्यक्ति हैं, जब भारत आजाद हो रहा है तो उसके बाद कांग्रेस या किसी अन्य दल को कैसे सत्ता स्थानांतरित की जाए, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, और खास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में मनमुटाव इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा चल रहा है। इनमें सामंजस्य बैठाने का काम सीआर फॉर्मूले के तौर पर प्रस्तुत किया गया। तो वो जो सीआर फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, सीआर फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला भी सी राजगोपालाचारी का ही है, वो मनाने का काम सी राजगोपालाचारी ने किया है। गांधी जी के आंदोलनों में शामिल होने के लिए इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और राष्ट्रवादी जो है वो बने। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ध्यान रखें, पहली महिला अध्यक्ष। फिर कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा इसमें से सही है ये पहले आप लोग बताइए, फिर हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। जल्दी से बताइए। देखिए एक चीज बताएं, 1917 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, और जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट, ये वो समय है जिस समय लीग का कार्यकाल जो है वो चला रही है एनी बेसेंट। कौन सी लीग? मुस्लिम लीग नहीं, कौन सी लीग की बात हो रही है यहां पर? जो तिलक जी ने लीग शुरू करी थी उसी तरीके से एनी बेसेंट ने भी लीग शुरू करी, और उस लीग को शुरुआत जब उन्होंने करी है तो आप देखेंगे कि उसमें एनी बेसेंट जो है उन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जेल भी जाने की बात हुई। तो उसी दौरान की बात है, आप देखेंगे एनी बेसेंट जो है वो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षा बनी। ये कांग्रेस की महिला अध्यक्षा के तौर पे प्रथम महिला अध्यक्षा हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष। अब यहां पे कहा गया कि पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सरोजिनी नायडू 1925 में महिला अध्यक्ष बनी थी, कवित्री हैं ये। आप मुझे बताएंगे 1925 का ये अधिवेशन कहां हुआ था जहां पर सरोजिनी नायडू अध्यक्षा बनी थी? ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही बात है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के 2 साल बाद ही, 1887 में, 1887 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आप मुझे बताएं कि जिस समय कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ उस समय पहले अध्यक्ष कौन हुए, ये जरूर आप यहां पर बताएं, और वो अधिवेशन कहां हुआ। तो भाई मुस्लिम अध्यक्ष पहले जो हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, जिन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में दूसरा सही है, पहला गलत है, तो केवल दूसरा सही है। ऑप्शन हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपका 2015 में ही पूछा गया एक और प्रश्न था जो इसी पॉइंट से आया था। 2014 में पूछा गया कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 16 अक्टूबर 1905। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा
कि 16 अक्टूबर 1905 ये बंगाल का विभाजन का दिन है, लेकिन इस विभाजन की घोषणा कब करी गई थी ये भी आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से। इस विभाजन की घोषणा जो है वो कब करी गई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जो बंगाल विभाजन किया ये 1911 तक चला। कब तक चला? 1911 तक। प्रथम विश्व युद्ध तक कह रहे हैं कि ये चला। प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से शुरू ही हुआ है, 1918 तक चला है, तो ये तो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। फिर कह रहे हैं जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, ये स्टेटमेंट सही है। 1911 में दिल्ली दरबार सजाया गया, दिल्ली दरबार। इसके पहले 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भी दिल्ली दरबार लगाया गया था और एक बार और लगाया गया था। तो आप देखेंगे कि जो जॉर्ज पंचम है वो 1911 में आए, 1911 में आते हैं, और तब ये भारत में आकर के, आपको मालूम है, तब ये भारत में आकर के क्या करते हैं, इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। इससे पहले शाही दरबार 1903 में और उससे पहले 1887 में लगाया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका यहीं पे सही हो गया, करेक्ट आंसर आपको यहीं पे मिल गया। आगे बढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, फिर भी पढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन आरंभ करने। सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई 1930 में चल रहा है, ये तो बहुत बात की बात है। 1947 में हुए विभाजन तक नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये तो कतई नहीं है। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बन गया, ऐसा कुछ नहीं, तो वो 1911 में बन गया था। ठीक है, 1911 में राजधानी स्थानांतरित हुई, 1911 में बंगाल विभाजन को खत्म किया गया। 1911 में जो है आप देखेंगे कि जो दल हैं उनको जोड़ने का काम भी किया जाना शुरू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में 2014 का यह प्रश्न है, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। देखिए, स्वशासन प्राप्ति की घोषणा कांग्रेस ने वर्ष 1906 में करी थी, जब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकार किया गया। यस, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति 1929 में लाहौर अधिवेशन में करी गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को भी नेहरू जी ने फहराया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन का आरंभ आप 1929 के से पहले देखते हैं। असहयोग आंदोलन तो हो चुका है 1920 में, और लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। ये तो 1931 की घटना है, 1931 की घटना है। तो 1929 स्पेशली इसमें लिखा ही हुआ है, तो 1929 के आसपास ये है नहीं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। तो आई होप कि आपको आज के प्रश्न कुछ समझ में आए होंगे। कुछ समय की व्यस्तता के कारण आज के सेशन में प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम थी। अगले सेशन में हम प्रश्नों की संख्या जरूर बढ़ा देंगे। आप फिलहाल इन प्रश्नों का रिवीजन कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। 2025 में जो लोग भी प्रीलिम्स देना चाहते हैं फटाफट से SIP बैच के साथ जुड़ जाइए। 2026 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो फाउंडेशन बैच से जुड़ जाएं, और 2027-28 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है लॉन्ग टर्म बैच, जिसकी वैधता 3-4 साल तक है। विरद लाइव कोड, विरद लाइव कोड और विरद लाइव कोड, हर जगह आप विरद लाइव कोड लगा सकते हैं, चाहे बैचेस ले रहे हो या फिर आप ले रहे हो बुक्स। ठीक है, बुक्स में आप सिलेक्शन बॉक्स ले सकते हैं, NCERT के सेट ऑफ 5 बुक्स ले सकते हैं, या फिर सेट ऑफ 18 बुक्स स्टडी IQ के ले सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर का PDF पाना है विरद लाइव नाम से ही आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए या फिर इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, आपको इस लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। आशा करते हैं आपको ये सेशन भी ऐसा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।